नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चीन से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको चौंका देगी। चीन में मीडिया पर पाबंदी है, खबरें मुश्किल से बाहर आती हैं। चीन की सरकार बताती कम छुपाती ज्यादा है। लेकिन चीन के हॉस्पिटल्स और क्रेमेटोरियम से जो तस्वीरें और वीडियो आए हैं वो इस बात का सबूत है कि चीन में कोरोना ने तबाही मचाती है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि अगले 2 महीनों में कोरोना वायरस से चीन में कम से कम 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अब से करीब 5 घंटे पहले ब्लूमबर्ग की एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में दिसंबर के सिर्फ पहले 20 दिन में 24 करोड़ 80 लाख लोग वायरस का शिकार हुए। यानी चीन के करीब 18% 18% आबादी 20 दिन में इन्फेक्ट हो चुकी थी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की इंटरनल मीटिंग में इन फिगर्स को कंफर्म किया गया है। अगर ये आंकड़े सही हैं, ये फिगर्स करेक्ट हैं, तो चीन में इस हफ्ते एक दिन में 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख लोग एक दिन में कोरोना की चपेट में आए। वहां के अधिकारियों ने माना कि चीन में इस बार कोरोना का जो आउटब्रेक हुआ है, उतना बड़ा वायरस, उतना बड़ा इंफेक्शन पूरी दुनिया में पहले कहीं भी कभी भी नहीं हुआ। WHO चीन से बार बार डेटा शेयर करने को कह रहा है, लेकिन चीन की सरकार जानकारी शेयर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन न तो यह बता रहा है कि उसके यहां कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी है, रोज कितने नए केसेस आ रहे हैं, कोरोना की जो नई वेव आई है उसके पीछे कौन सा वेरिएंट है, वायरस का इंफेक्शन रेट क्या है, वायरस के नए वेरिएंट पर पुरानी वैक्सीन काम कर रही है या नहीं, नए केसेस में मोर्टेलिटी रेट क्या है, वायरस कितना घातक है। चीन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। किसी भी वायरस इंफेक्शन पर काबू पाने के लिए, उसका एंटीडोट तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों के पास यह डेटा होना बहुत जरूरी है। पर चूंकि चाइना कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आशंका है कि एक बार फिर चीन की वजह से पूरी दुनिया बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अब सवाल है कि चीन से जो खतरा पैदा हुआ है, क्या उसकी वजह से हमारे देश में भी एक बार फिर से हालात खराब हो सकते हैं? जिन लोगों को वैक्सीन के डबल डोज लगी है, क्या उन्हें भी कोरोना का खतरा है? अगर चीन में नया वेरिएंट आया है, तो फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना क्यों बढ़ता जा रहा है? और अब हमें कोरोना से बचने के लिए क्या करना होगा? आज इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ होंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको चीन से आई तस्वीरें दिखा देता हूं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि चीन में खतरा कितना बड़ा है। चीन में अब हॉस्पिटल्स कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। इतने लोगों की मौत हो रही है कि लाशों को रखने के लिए जगह नहीं बची और क्रेमेटोरियम्स में लाइनें लग गई हैं। ये तस्वीरें चीन के क्रेमेटोरियम की हैं, शमशान की हैं, हर तरफ बॉडी बैग में रखी कोरोना पेशेंट्स की हैं। 50 से ज्यादा शव तो इसी क्रेमेटोरियम में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो लाशें जिनका अंतिम संस्कार तुरंत नहीं हो सकता, ये वेटिंग में है, इसलिए डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है। एक क्रेमेटोरियम में 50 से ज्यादा लाशें वेटिंग में हैं। राजधानी बीजिंग के फ्यूनरल होम्स में 20-20 दिन का वेटिंग है। लेकिन हैरानी की बात है कि चीन की सरकार के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक दिसंबर में कोरोना के कारण सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई। यह इस बात का सबूत है कि चीन की सरकार दुनिया से सफेद झूठ बोल रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन में रोज कोरोना के 10 लाख से ज्यादा इंफेक्शन हो रहे हैं और हर दिन करीब 5,000 लोगों की मौत कोरोना के इंफेक्शन से हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह की तस्वीरें चीन से आ रही हैं, वैसा हाल दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। इसके बावजूद कोरोना से इंफेक्टेड दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में चाइना का नाम तक नहीं है। जो फिगर्स आज सामने आई, उनके मुताबिक इस वक्त जापान में हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां 1.5 लाख से ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, जहां करीब 70,000 कोरोना के नए केसेस रोज मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां करीब 65,000 कोरोना के मरीज रोज मिल रहे हैं। इसके बाद फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, जहां 50,000 या उसके आसपास के नए केसेस रोज सामने आते हैं। दुनिया में कोरोना के नए केसेस मिल रहे हैं, उनमें करीब 82%, 82%
इन्हीं मुल्कों में हैं। लेकिन नोट करने वाली बात है कि इस लिस्ट में चीन का नाम तक नहीं है, क्योंकि चीन कोरोना से रिलेटेड कोई डेटा, कोई जानकारी दुनिया के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन चूंकि चीन से जो तस्वीरें आई वो भयानक हैं और चीन के पड़ोसी जापान और साउथ कोरिया में भी हालात खराब हैं, इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अच्छी बात है कि हमारे देश में कोरोना का ग्राफ इस वक्त भी गिर रहा है। पिछले एक महीने से देश भर में कोरोना के सिर्फ 153 नए केसेस रोज डिटेक्ट हो रहे हैं, यानी हालात बहुत बेहतर है। इसके बाद भी चीन की तस्वीरें डराती हैं, उनसे सबक लेने की जरूरत है। राजधानी बीजिंग हो, चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई हो, या फिर गुंगावजो, लाझोउ, हिफेई, शेंजेन, चेंगडू, नानजिंग, टियानजिंग और चोंगचिंग शहर, हर शहर में हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं। कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब मरीजों के लिए हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। और चिंता की बात है कि शंघाई में अगले 2 हफ्तों में शहर की आधी आबादी यानी करीब 1.25 करोड़ लोगों के इंफेक्टेड होने की चेतावनी जारी की गई है। चीन के 6 शहरों बीजिंग, चेंगडू, वुहान, झेंगझोउ और चोंगचिंग में 50 लाख से ज्यादा लोग अभी कोरोना के इंफेक्शन का शिकार हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बीजिंग के सभी हॉस्पिटल्स ने यह वार्निंग जारी कर दी है कि उनके यहां और मरीज भर्ती करने की जगह नहीं बची है। 104 डिग्री बुखार से पीड़ित बुजुर्गों को हॉस्पिटल के बाहर वेट करने को कहा गया था। हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीजिंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि वो तो सबकी मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है, सीमा है। इस समय मैं खुद शीचेंग जिले के एक अस्पताल में काम कर रहा हूं। हम सबकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो मौजूदा संकट से जज्बाती तौर पर उभर सकें। हम हर मरीज का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम मरीजों के सबसे मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रह सकें। चीन के अस्पतालों की हालत कितनी खराब है, मरीज कितनी बुरी हालत में है, यह बात आपको सिर्फ एक तस्वीर से समझ आ जाएगी। यह वीडियो चीन के चोंगचिंग सिटी के हॉस्पिटल का है। यहां खांसी बुखार से पीड़ित एक महिला इलाज के लिए पहुंची थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। महिला लगातार खांस रही थी। उसके परिवार वाले डॉक्टर्स को बुलाते रहे, आवाज देते रहे, लेकिन डॉक्टर दूसरे मरीजों के इलाज में बिजी थे और इस महिला को अटेंड नहीं कर पाए और इस महिला की हॉस्पिटल में इलाज के इंतजार में बैठे बैठे मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है वो तो हर मरीज का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गई है और सारे पेशेंट क्रिटिकल हैं। हमारे इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहले औसतन 100 मरीज रोज आते थे, लेकिन आजकल रोजाना लगभग 400 मरीज आ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि इनमें से ज्यादातर मरीज बुजुर्ग हैं, उनको दूसरी बीमारियां भी हैं। इसके अलावा उन्हें बुखार और सांस लेने की बीमारी भी है। ये सारे के सारे मरीज गंभीर स्थिति में हैं। हमारे अस्पताल का सारा स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सब यहीं अस्पताल में रुकते हैं। अस्पताल ने मरीजों के इलाज में मदद के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक सहायता टीम भी भेजी है। चीन में हालात इतने खराब हैं कि अब वहां की मिलिट्री मेडिकल सर्विसेज नए टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने देश के सभी हॉस्पिटल्स को इसी हफ्ते में अपने यहां 20 से 30% बेड और स्टाफ बढ़ाने का निर्देश दिया है। लेकिन मुश्किल यह है कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स के पास स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स, नर्सेज और सपोर्ट स्टाफ कोरोना से इन्फेक्ट हो गए हैं। अब जो स्टाफ बचा है वो इतना डरा हुआ है कि मरीजों के पास जाने में उसे घबराहट होती है। कई जगह हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना के पेशेंट्स और बच्चों से भी दूरी बनाता हुआ दिखाई दिया। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का अंदाजा है कि चीन में अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन
10 से 15 लाख नए इन्फेक्शन के केसेस सामने आएंगे। मार्च महीने तक चीन में कोरोना से 20 लाख लोगों की मौत होने की आशंका है। और इसकी बड़ी वजह है चीन की बुजुर्गों की आबादी, जिन्हें या तो कोरोना वैक्सीन की एक डोज दी गई है या एक भी खुराक नहीं दी गई। चीन में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की पॉपुलेशन करीब 26 करोड़ है। इनमें से आधे लोग यानी 13 करोड़ को कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली है। अब बुजुर्ग इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उनकी मौत की दर बहुत ज्यादा है। ऐसे में हॉस्पिटल कम उम्र के मरीजों की जान बचाने और उनका इलाज करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आप हमारे उपकरणों को देखिए, सब के सब इस्तेमाल में लगे हैं। सच तो ये है कि ऐसे माहौल में हम सब खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि अपने टाइम टेबल के जरिए हम इस काम की डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं और इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हम अपना बाकी का काम पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक चीन ने ऑफिशियली ये भी नहीं बताया कि चीन में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है जो कहर बरपा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंदाजा यह है कि चीन में इस वक्त कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF.7 सबसे ज्यादा एक्टिव है। यह वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है, तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट के कारण चीन में इन्फेक्शन रेट 10 से 18 तक है, यानी एक मरीज अपने आसपास के एवरेज 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के BF.5 वेरिएंट से ज्यादा 5 लोग इन्फेक्ट होते थे। लेकिन तक यह भी दिया जा रहा है कि BF.7 वेरिएंट भी नया नहीं है। यह वेरिएंट सबसे पहले फरवरी 2021 में डिटेक्ट किया गया था और अब तक 91 देशों में इसके मरीज मिल चुके हैं। तो फिर चीन में यह वेरिएंट इतना खतरनाक कैसे हो गया? एक्सपर्ट का दावा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दी गई और चीन ने जो वैक्सीन अपने नागरिकों को लगाई उसकी एफिकेसी बहुत कम है। इसलिए कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो गया, ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से अपील की है कि वो अपने यहां फैली महामारी का एक्चुअल डेटा बाकी दुनिया से शेयर करे। WHO ने चीन के डेथ रेट पर भी चिंता जताई है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि चीन की सरकार का दावा है कि उसके यहां कोरोना से डेथ रेट 90% गिर गया है, लेकिन मरीजों की जितनी संख्या दिखाई दे रही है उससे चीन के डेथ रेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि चीन ने हमेशा की तरह आज फिर यह दावा किया कि सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा उनका देश बहुत जल्द इस मुश्किल से उबर जाएगा क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है। चीन की प्रवक्ता ने कहा देश में पर्याप्त दवाएं हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल बेड अवेलेबल हैं, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। हम लगातार टीकाकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और इलाज की सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने मेडिकल सप्लाई का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। इस वक्त वो पर्याप्त है। चीन में महामारी के हालात पूरी तरह से हमारे काबू में हैं और अंदाजे के मुताबिक हैं। हम ये मानते हैं कि चीन की जनता के एकजुट प्रयास से हम बहुत जल्द व्यवस्थित और सहज आर्थिक और सामाजिक विकास के नए दौर की शुरुआत करेंगे। चीन ने हमेशा ही WHO को दुनिया के बाकी देशों से जरूरी जानकारी एक जिम्मेदाराना तरीके से शेयर की है। हम इस वायरस की चुनौती से निपटने के लिए आगे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो साफ है कि चीन सच को छुपा रहा है। इसकी वजह से चीन के नागरिकों के साथ साथ बाकी दुनिया के लोगों पर भी खतरा पैदा हो गया है। चीन अगर ये बताए उसके यहाँ कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है जो तेजी से फैल रहा है, तो दुनिया के दूसरे मुल्क उस वायरस को रोकने की दवा पर काम कर सकते हैं। अगर चीन ये बताए उसके यहाँ मरीजों की संख्या कितनी है, मौत का आंकड़ा कितना है, तो उससे ये पता लग सकता है कि वायरस कितना घातक है, उसका इन्फेक्शन रेट क्या है। अगर चीन ये बता दे कि उसके हॉस्पिटल्स का हाल क्या है, दवाओं के स्टॉक की स्थिति क्या है, उससे किन दवाओं की जरूरत है, तो दुनिया के दूसरे मुल्क उसकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सच बताने के बजाय दुनिया को गुमराह कर रहा है और इसकी वजह से खतरा पूरी दुनिया पर है। क्योंकि कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑथेंटिक फिगर्स नहीं है, इसलिए सिर्फ एक तरीका है वायरस को फैलने से रोका जाए, सावधानियां बरती जाएं और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहा जाए। और हमारी सरकार वही कर रही है।
हमारे देश में कोरोना का ग्राफ डाउन होता जा रहा है, मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करके तैयारियों की समीक्षा की, जरूरी निर्देश दिए। कहा कोरोना की सेकेंड वेव के अनुभव के आधार पर उसी तरह से सिस्टम को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखा जाए, कोरोना की टास्क फोर्स गठित कर दी जाए, हर जिले में कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया जाए, कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की पहचान कर ली जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग करने से अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो उसका पता तुरंत लग जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यों से कहा कि वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के पुराने फॉर्मूले पर सख्ती से अमल करें, लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूक करें, बाहर से आ रहे लोगों की निगरानी की जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर सिस्टम को चेक करके किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा जाए। केंद्र सरकार ने नए साल के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मीटिंग में तय किया गया कि 27 दिसंबर को तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। रैंडम सैंपलिंग के लिए एयरलाइंस ही पैसेंजर्स को सेलेक्ट करेंगी और उन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट मुफ्त में किया जाएगा। फिलहाल 2% यात्रियों के सैंपल लेकर टेस्ट किए जा रहे हैं। जिन लोगों की चीन आने जाने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उन पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब्स कंसोर्शियम और ज्यादा से ज्यादा सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए तैयारी की गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने आज बताया कि देश में इस समय 3,338 टेस्टिंग लैब्स काम कर रही हैं। न इक्विपमेंट की कमी है, न टेस्टिंग किट्स की कोई कमी है, इसलिए टेस्टिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। कोई नहीं कह सकता कि कोरोना हमारे देश में आएगा या नहीं आएगा, तो कब आएगा, अगर आया तो किस रफ्तार से आएगा, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसे लड़ने की तैयारियां वॉर फुटिंग पर की जा रही हैं, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि वक्त रहते तैयारी क्यों नहीं की गई। वैसे भी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और सरकार इसी मंत्र पर काम कर रही है। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन चीन के हालात को देखते हुए लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारी तैयारियां काम आएंगी? क्या हमारी वैक्सीन पहले की तरह काम करेगी? फिर से पिछले साल जैसे हालात पैदा तो नहीं हो जाएंगे? चीन से आने वाले वायरस को रोका कैसे जाए? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने देखी है, इसके मुताबिक चीन में इसी महीने सिर्फ पहले 20 दिन में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का इंफेक्शन हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर इंफेक्शन हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर हम चीन की सिचुएशन देखें तो चीन में 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे ये इन्फेक्शन इतने बड़े पैमाने पे हुआ है। सबसे पहले तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी शुरू से अपनाई। अब वो जीरो कोविड पॉलिसी शुरू में तो काफी कामयाब रही, लेकिन बाद में उसका नुकसान चीन को हुआ है। और वो इसलिए है क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी का ये मतलब कि अगर आपके
एक क्षेत्र में 2-3 पेशेंट्स भी हों जिनको माइल्ड कोविड है, तो सारे एरिया में आप लॉकडाउन लगा देते हो और उसको फैलने नहीं देते हो। इसका ये मतलब कि चीन की काफी हद तक ऐसी पॉपुलेशन है जिसको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आई है, क्योंकि उनका कभी एक्सपोजर ही नहीं इस वायरस के साथ नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो यह है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारे देश में काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, वो चीन में बिल्कुल कम है, क्योंकि उन्होंने वायरस को नॉर्मल पॉपुलेशन में इवन माइल्ड इलनेस को फैलने नहीं दिया। दूसरा ये है कि उनकी वैक्सीन अपटेक बहुत कम रही है। अगर हम वैक्सीन अपटेक चीन में देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन और हाई रिस्क ग्रुप में वैक्सीन अपटेक जो है वो 50 से 60% ही है। बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई और इसलिए उनके वैक्सीन की जो अपटेक है वो भी कम है। और जैसे आपने कहा, तीसरा रीजन ये है कि हमें वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी नहीं पता, स्पेशली जो नए वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन कितनी कामयाब है या नहीं। जो भी डेटा आ रहा है उससे लगता है कि प्रॉब्लली वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अगर हम ये तीनों चीजें देखें तो इसका मतलब एक चीन में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो 2020 की शुरुआत की जैसी पॉपुलेशन है, जिसने ये नया नोवेल वायरस है उसके साथ कभी मुकाबला ही नहीं किया। साथ साथ एक ऐसा वायरस म्यूटेट होकर आया जो बहुत जल्दी फैलता है, ओमिक्रॉन से ज्यादा उस इन्फेक्शियस है। मतलब एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को ज्यादा एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है। तो जब ये वायरस ऐसे पॉपुलेशन में आता है तो वो आग की तरह फैलता है। और ऐसे ही चाइना में हुआ है कि उनके जो प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन थी वो उनका एकदम जीरो लॉकडाउन पॉलिसी जब उन्होंने उठाई उसकी कोई तैयारी नहीं की, और एकदम जब जीरो लॉकडाउन पॉलिसी उठाई और एक नया वेरिएंट उनके पॉपुलेशन में आया तो वो एक जैसे कहते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वो सब जगह फैल गया और उनके उसको कंट्रोल करने की मुश्किल हो रही है। और क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा दिखी जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इतना खतरनाक है कि एक दिन में 37 मिलियन इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इस वेरिएंट से दुनिया के बाकी मुल्कों को भी डरने की जरूरत है? तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है। और इसके दो कारण है। एक तो हम जानते हैं कि और जगह भी जहां ये वेरिएंट गया है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है। तो जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है उनको फिर से भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी सही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको बूस्टर डोज लग चुका है या जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और इसलिए दोनों तरह से इम्यूनिटी है, उन लोगों में ये ज्यादा सिवियर इलनेस नहीं कर रहा। इन्फेक्शन होगा लेकिन माइल्ड होगा, फीवर, बुखार, जुकाम, नजला, बॉडी एक्स होंगी। लेकिन जो हम पहले देख रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, आईसीयू एडमिशन या डेथ, वो सिचुएशन ऐसे पॉपुलेशन में नहीं होगी। तो भारत की या दुनिया के और हिस्सों में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है एज कंपेयर टू चाइना, जहां पे उन्होंने ये पॉपुलेशन जो है बिल्कुल सॉर्ट ऑफ इम्यून नाइव है, जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं उनमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वहां पर नहीं है। बिल्कुल, तो हर्ड इम्यूनिटी का यही मतलब है कि लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बन गई या वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बन गई ना। वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन फैलने दिया उन्होंने, जब माइल्ड भी था तो भी, और साथ में ना उन्होंने जो हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन ज्यादा हो पाई। तो दोनों चीजों के कारण वहां पे जो है जो हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल ही नहीं है, और एक नया वेरिएंट जो आया वो एकदम फिर उनके पॉपुलेशन में फैल गया। तो डॉक्टर साहब, एक बात तो यह है कि आपने कहा कि चीन में जो वैक्सीन लगाई गई थी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी कम थी, उसका असर दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो वैक्सीन लगाई गई है, हमारे लोगों की बूस्टर डोज भी लगवा ली है, तो उनके लिए खतरा इतना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें कई डेटा है जिन्होंने, कई स्टडीज हुई हैं जिन्होंने उसकी एफिकेसी देखी है न्यू वेरिएंट्स के साथ और ओमिक्रॉन के साथ। और हमें पता है जो न्यू वेरिएंट्स है वो ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस हैं, और उसमें से ये डेटा निकल के आया है कि जो हम वैक्सीन अभी भी लगा रहे हैं पुराने स्ट्रेन की, क्योंकि अभी जो वैक्सीन लग रही है वो वुहान स्ट्रेन की है, वो भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे रही है जो नए स्ट्रेन आए हैं ओमिक्रॉन के और सब लीनेजेस। इसलिए वैक्सीन से प्रोटेक्शन अभी भी मिल रही है, और ये डेटा बहुत कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ है। और अब हमारे देश में नई वैक्सीन भी आ रही हैं, नेजल वैक्सीन भी है, तो इसके साथ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएगा, और इसलिए हमारी सिचुएशन जो है वो चीन के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन जापान में, अमेरिका में, कोरिया में
जो खबरें आ रही हैं वहां पर एक एक दिन में काफी बड़ी संख्या में इन्फेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वहां पर भी देखें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन हम हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं देख रहे हैं। जो हम पिक्चर देखते हैं कि चीन में बेड्स की कमी है, डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, क्रेमेटोरियम में लाइन लगी हुई है, वो और किसी देश में नहीं देखा जा रहा। इसलिए ये वेरिएंट जो है ये फैलेगा, लेकिन मोर्टेलिटी और डेथ्स नहीं करेगा जहां पर लोगों ने ठीक वैक्सीनेशन लगाया है, जहां पे लोगों की हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन हम जानते हैं कि वायरस जो है वो म्यूटेट करता ही रहेगा और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म डेवलप करता ही रहेगा और ज्यादा इन्फेक्शियस होगा। तो इसलिए कोविड खत्म नहीं होगा, कोविड रहेगा और इस टाइप के अप्स एंड डाउन्स होंगे। सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे तो हम इसको ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं होने देंगे, माइल्ड डिजीज ही होगा और हम इससे फिर काफी हद तक आराम से बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे देश के लोग बहुत भरोसा करते हैं आपके ऊपर, बहुत सम्मान करते हैं आपका, तो आपके जरिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोगों को सलाह दें कि क्या करें। तो हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए, मेरा जो मानना है। एक तो ये है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो गया, कोरोना अब रहा नहीं हमारे देश में, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं क्या स्थिति और देशों में है, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, स्पेशली अगर हम बाहर जा रहे हैं, भीड़ का इलाका है, अंदर कोई एरिया है जहां पे भीड़ है, जहां पे इंडोर वेंटिलेशन ठीक नहीं है, और हाथ रेगुलरली धोएं। और जो बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो भीड़ वाले इलाके में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वहां ना जाएं और पूरी तरह से अपना ध्यान रखें। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया वो अपना बूस्टर जरूर लगाएं। कई लोग आके मुझे ये कहते हैं कि अब तो कोविड रहा ही नहीं तो बूस्टर की क्या जरूरत है। मैं उनको यही भी कहूंगा कि कोविड अभी गया नहीं है और बूस्टर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलेगी, इसलिए आप अपना बूस्टर डोज जरूर लगाएं। अगर वो ड्यू है उसको मिस ना करें। और तीसरी चीज ये मैं कहूंगा कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो, बुखार है, जुकाम है, नजला है, तो आप ये उसको टालें नहीं, अपना टेस्ट जरूर कराएं और आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएं। उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि आपको पता चलेगा कि आपको कोविड है या और कुछ है, और अगर उसमें कुछ दवाई लेने की जरूरत है, एंटीवायरल लेने की जरूरत है, तो स्पेसिफिक एंटीवायरल दे पाएंगे, क्योंकि कोविड के लिए एंटीवायरल अलग है। अगर आपको बुखार जुकाम नजला है जो इन्फ्लुएंजा के लिए है, तो हम दूसरी दवाई देते हैं, जैसे टैमीफ्लू देते हैं, तो एक तो आपकी ट्रीटमेंट हो पाएगा। दूसरा, अगर आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाएगा, तो हमें अपने देश में ये पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है और कितने लोगों को किस टाइप के वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रही है। तो हमारा एक डेटाबेस जो देश का है वो अच्छा हो जाएगा, जिससे हम अपनी सर्वेलेंस अच्छी कर पाएंगे और हम आगे इसको पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें कितने केसेस आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हो रही या और कोई इसमें न्यू सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। तो इसलिए दोनों चीजों के लिए मैं सभी लोगों को कहूंगा कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताने के लिए, थैंक यू। डॉक्टर गुलेरिया ने साफ साफ कहा है, चीन ने पहली गलती तो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाकर की, लोगों को वायरस के सामने एक्सपोज नहीं होने दिया, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाई। दूसरा, चीन ने बुजुर्गों को वैक्सीन कम संख्या में दी और चीन की वैक्सीन की एफिकेसी बहुत कम थी, इसीलिए अब चीन कोरोना के नए वेरिएंट के सामने हार रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी बताया कि चीन के मुकाबले हमारे देश में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, हमारे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी है और कोरोना से लड़ने की हमने तैयारी बहुत पहले कर ली थी, इसलिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोविड की सेकेंड वेव के दौरान बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। उन्हें कोरोना के खतरे और उससे निपटने के तरीकों और तैयारियों की बारीकियां अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए अगर डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तो उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लापरवाही बरती जाए, इसीलिए सरकार सतर्क है, आप भी सतर्क रहें। वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो इस वक्त जरूरी हैं, आप भी उठाएं। और अच्छी बात है कि अब देश में कोरोना की एक नई वैक्सीन भी मौजूद है। कोरोना की नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन भी आज से मार्केट में अवेलेबल हो गई है। इन कोवैक नाम की वैक्सीन
कोविन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके 2 बूंद नाक में डालने होंगे। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है और फिलहाल ये वैक्सीन केवल प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मिलेगी। जो लोग कोविशील्ड या कोवैक्सीन के डबल डोज ले चुके हैं वो ये नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर ले सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जो लोग इंजेक्शन के डर से पहले वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे थे वो भी अब नाक में 2 बूंद डालकर कोविड का टीका लगवा सकेंगे। नेजल वैक्सीन का मतलब है कि इसमें 2 ड्रॉप हैं जो एक एक नाक में डाली जाएंगी, 2 ड्रॉप, और ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है और इस नेजल वैक्सीन का अवेलेबिलिटी जल्दी शुरू होने वाली है। दूसरा, एफिकेसी का सवाल आपने किया तो मुझे लगता है कि जिससे कि मस्कुलर जो वैक्सीन है वैसे ही वो ये भी एफिकेशियस होगी। तीसरा पार्ट ये है कि क्योंकि ये आप नेजल वैक्सीन दे रहे हैं और नाक में सिर्फ 2 बूंद डाल रहे हैं तो ये ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे कि हेजिटेंसी भी जो लोगों में है इंजेक्शन के कारण वो कम होगी। आप देश में 71.5 करोड़ के करीब लोगों को अभी प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज नहीं लगी है, जिसमें कि ये ऑथराइज़ की गई है नेजल वैक्सीन। तो इतने सारे लोगों को ये वैक्सीन लगनी है, तो मुझे लगता है कि लोग अब इसमें ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा, जो टेक्निकल पार्ट कहें तो नेजल वैक्सीन में जो लोकल इम्यूनिटी पैदा होगी IgA एंटीबॉडीज़, उसके कारण जो इंडिविजुअल है उसको भी जल्दी उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, खांसी जुकाम बुखार भी कम होगा, सिम्टम्स भी कम होंगे, और जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो कि ट्रांसमिशन का कारण होते हैं वो भी इसको फैलाने में कम सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि लोकली कंट्रोल हो जाएगा। तो लोकल वायरस कंट्रोल हो रहा है, ट्रांसमिशन कम होगा, लोकल इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हो सकता है हम ये कहें कि ये वैक्सीन कारगर सिद्ध हुई कोरोना के पैंडेमिक को ख़त्म करने में। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है तो कॉस्ट अभी सामने नहीं आई है तो इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है जैसे पहले 100, 150, 200 रुपये में थी मार्केट में, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर में आने वाली है, ये उतना ही होगी। तो नेजल वैक्सीन एक अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ साथ सभी राज्यों को कोरोना से निपटने की तैयारियां पूरी करने के ऑर्डर दिए गए हैं और राज्यों में एक्शन शुरू भी हो गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ, जयपुर, मुंबई, भोपाल, पुणे, इंदौर और कोलकाता तक सारे बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स में कोरोना वार्ड बनने लगे हैं। ऑक्सीजन प्लांट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के इक्विपमेंट चेक किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के कोविड डेडिकेटेड लोक बंधु हॉस्पिटल की हैं। लोक बंधु हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हॉस्पिटल में 200 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें 50 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया है। अजय कुमार ने बताया कि सभी इक्विपमेंट का मॉक ड्रिल कर लिया गया है और हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 23 नए पेशेंट मिले। इनमें से 7 मरीज मुंबई से मिले और चूंकि मुंबई में पिछले साल हालात सबसे ज्यादा खराब थे, इसलिए इस बार वहां सरकार ज्यादा सतर्क है। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉस्पिटल 7 हिल्स में 1850 बेड्स कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जिसमें से 378 बेड आईसीयू और 850 ऑक्सीजन बेड्स हैं। बीएमसी इस हॉस्पिटल को ऑपरेट करती है। बीएमसी ऑफिसर डॉक्टर महारुद्र कुंभार ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए हॉस्पिटल तैयार है, सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत ने बताया कि चाइना में BF.7 को लेकर महाराष्ट्र पहले अलर्ट हो गया था। सरकार ने तैयारी कर ली थी। लोग गाइडलाइंस का पालन करें, वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में आज कोविड का कोई नया केस नहीं आया। एक्टिव केसेस सिर्फ 4 हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह एक्टिव है, अलर्ट है। आज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर रिव्यू मीटिंग की। प्रदेश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया और इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के फैसले के बाद भोपाल में वायरोलॉजी लैब में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। आज भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बड़ी लैब बन गई, इसलिए वायरस की टेस्टिंग और ट्रैकिंग में अब दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास 43,000 बिस्तर है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने हर जगह लगाया है और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की पूरी तरह ऑपरेशन ठीक रहे उसके लिए हमने एक पीरियडिक कैलेंडर बनाकर मॉक ड्रिल हम हर महीने करते हैं। उसकी एक पूरी लॉग बुक है, उसका कितना जनरेशन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बिस्तर मैंने बताया 43,000 बिस्तर है। ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, आईसीयू,
पीकू, ये सब हमने व्यवस्थाएं की है। उसके साथ ही हमने हमारा रिक्रूटमेंट किस ढंग से यदि ज़रूरत पड़ेगी तो होगा, ये भी हमने पूरा व्यवस्था बनाई है। दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की हमारी पूरी एक प्रोसेस बनी हुई है। हम हर तरह से तैयार हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, प्रिकॉशन, बूस्टर डोज, ये मध्य प्रदेश में हमने अच्छे से लगाया। बूस्टर डोज की क्या स्थिति है अभी? लोग क्या लग रहा है आपको? बूस्टर डोज में कुछ लोग अभी नहीं लगाया है। अपील है कि लोग लगाएं, जो भी एलिजिबल हैं वो एलिजिबल सेगमेंट से हम अपील करते हैं कि वो आएँ। हमारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। दिल्ली सरकार ने भी दावा किया कि उसके पास कोरोना के मरीजों के लिए 36,000 बेड्स की क्षमता है। ऑक्सीजन को स्टोर करने और सप्लाई करने का सिस्टम दुरुस्त है। बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार का फोकस अब लोगों को अवेयर करने पर है। अब हर जगह एक बार फिर कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रहे हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मरीजों और उनके परिवार वालों को मास्क बांटे जा रहे हैं। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 1 मीटर की दूरी जरूर बनाएं और अपना मास्क जरूर लगाएं। सभी पेशेंट ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सभी पेशेंट ध्यान रखें, अगर आपको खांसी, बुखार या जुकाम या कोई ऐसा लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल्स पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अनाउंसमेंट की जा रही है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। लखनऊ के डीएम आज सड़कों पर उतरे, लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हुए दिखाई दिए। डीएम ने चारबाग स्टेशन पर भी यात्रियों को मास्क बांटे। यात्रीगण ने कोविड से बचने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करें। यात्रा के दौरान फेस मास्क का प्रयोग करें। यात्रीगण ने कोविड से बचने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करें। यात्रा के दौरान फेस मास्क का प्रयोग करें। चिंता की बात यह कि क्रिसमस सामने है, न्यू ईयर आ रहा है, लोग जश्न की तैयारी में हैं। सरकार भी चाहती है कि लोग नए साल का स्वागत करें, खुशियां मनाएं, लेकिन कोरोना के खतरे को न भूलें। क्योंकि नए साल के मौके पर मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सबसे पहले मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया कि अब सिर्फ उन भक्तों को एंट्री मिलेगी जो मास्क लगाकर पहुंचेंगे। इसीलिए जो श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर आएं। मुंबई के मुंबादेवी मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर में भी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर के सभी पुजारियों, सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ के कोरोना को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में भी नए साल के मौके पर अच्छी खासी भीड़ होती है, इसलिए मथुरा में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। बांकी बिहारी मंदिर में भी कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट की ज्यादा टीमें तैनात की हैं। पहले बांकी बिहारी मंदिर में डॉक्टर्स की 2 टीम्स मौजूद रहती थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 5 की जा रही है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है, दवाओं का स्टॉक है, हॉस्पिटल तैयार हैं, न बेड्स की कमी है, न इक्विपमेंट की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है और न सरकार में इच्छा शक्ति की कमी। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे देश के 90% से ज्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है, उनका कहना है कि वायरस को रोकने से ज्यादा ताकत लगानी चाहिए वायरस का मुकाबला करने में, क्योंकि वायरस तो 91 देशों में फैल चुका है, इसलिए उसे रोकना संभव नहीं है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना के BF.7 वेरिएंट का पहला मरीज हमारे देश में जुलाई में मिला था। अगर ये वायरस बहुत ज्यादा घातक होता तो हमारे यहां भी हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन 5 महीने में ऐसा नहीं हुआ। और ये सही है कि इस दौरान टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन टेस्टिंग कम होने का मतलब यह है कि अगर लोगों को इन्फेक्शन हुआ भी होगा और इसी वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ होगा तो भी लोग अपने आप ठीक हो गए। इसका मतलब है हमारी कोरोना के इस वेरिएंट पर जो वैक्सीन है वो काम कर रही है और लोगों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत है। इसलिए अगर कोरोना का नया वायरस
हमारे देश में फैल भी गया तो इन्फेक्शन माइल्ड होगा, सीवियर इन्फेक्शन का खतरा कम है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हालात खराब नहीं होंगे। इस बात का सबूत यह है कि हमारे देश में आज कोरोना के सिर्फ 163 नए केसेस सामने आए। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,380 है, जबकि कल यह फिगर 3,402 थी। मतलब एक्टिव केसेस की संख्या पिछले 24 घंटे में कम हुई है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि ढिलाई बरती जाए। इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना को हल्के में लिया जाए। इस वक्त सावधानी की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन अदृश्य है, दिखाई नहीं देता और बार बार अपना रूप बदल लेता है। इसीलिए सावधान तो रहना पड़ेगा, इन्फेक्शन से बचना होगा और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो तो इसे हल्के में ना लें, टेस्ट करा लें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही कोरोना से बचाव का बेहतर उपाय है। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है, बूस्टर डोज जरूर ले लें। अगर आप और हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे राहुल गांधी, वो समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोरोना का सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कहीं कोई कोरोना है ही नहीं, इसलिए उनकी यात्रा जारी रहेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद में है और कल दिल्ली पहुंचेगी और लाल किले तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा मोदी विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। आज फरीदाबाद में राहुल ने कहा कि बीजेपी जितना चाहे पब्लिक मीटिंग कराए, उसके लिए कोई एडवाइजरी नहीं है, लेकिन सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है। अब कह रहे हैं हमने चिट्ठी लिखी हो हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड। जो राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के बाकी नेता भी वही कह रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल की यात्रा से बीजेपी डर गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज कहा कि सरकार के मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है, सारे के सारे राहुल गांधी को रोकने के बहाने खोजने में लगे हैं। राहुल गांधी को रोकना था, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर ने चिट्ठी भी लिख दी। ये जो डबल स्टैंडर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जनता के सामने आ चुके हैं, जाहिर हो चुके हैं और लोग हंस रहे हैं आप मोदी जी पर और उनकी सरकार पर। ऐसे मंत्री, कोई काम नहीं है मंत्रियों को, खाली बैठे हैं, लिख दी चिट्ठी। चिट्ठी लिखी तो साहब अपने सतीश पुनिया को तो रोको। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा आंदोलन है जिसको भारतीय जनता पार्टी संघ जो आना चाहे आ जाए, वो नहीं रोक सकते, क्योंकि लोग, इस देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रुकने देंगे और इस संदेश को तो कतई नहीं रुकने देंगे। इस संदेश से घबराया कौन? जो भारत तोड़ने का षड्यंत्र रचता है। वो कौन है? वो आपके सामने है, सब जानते। पूरी दुनिया कोरोना के खतरे से चिंतित है, परेशान है। WHO ने बार बार एडवाइजरी जारी की है। चीन से आई तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील के सरकारी डेटा को तो गलत नहीं बताया जा सकता। क्या ये सब भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, उसे रोकने के लिए डेटा रिलीज कर रहे हैं? राहुल गांधी की बात सही है और कांग्रेस की बात सही है कि बाकी जगह भी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बाकी जगह भी रैलियों को रोकने की कोशिश होनी चाहिए, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। लेकिन एक बात समझने की है, 2020 में जब कोरोना आया था,
तब इससे लड़ने की तैयारी में थोड़ी देर हो गई थी, ढील दी गई थी। तो राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि वो सरकार को चिताते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं, वक्त रहते तैयारी नहीं की। इस बार सरकार तैयार है। सरकार राहुल गांधी को चेता रही है। सरकार राहुल गांधी से कह रही है कि कोरोना से संभलो, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ उनकी यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का डर दिखा रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात करना ठीक नहीं होगा। कोरोना से सबको संभल कर रहने की जरूरत है। कोरोना एक व्यक्ति को होता है, उसका असर हजारों लोगों पर होता है और ये कैसे फैलता है हमने देखा है। तो सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिहार के बड़े नेता और आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज फिर कहा कि वो चाहते हैं उनके बच्चे भारत छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में बस जाएं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज फिर कहा कि मुल्क में मुसलमानों के लिए माहौल रहने लायक नहीं रह गया है। उन्होंने कहा उन्होंने ये बात जानबूझकर सोच समझकर कही थी। वो देश में इस मुद्दे पर बहस छेड़ना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि ये तो बहस छेड़ने के लिए हमने बहस चलाया। ये माध्यम ठीक है, हमने अपने बेटा बेटी को बना दिया, जिसके वजह से उसकी भी नाराजगी है मेरे प्रति कि हमको माध्यम क्यों बनाते हैं। आप अपनी बात अपने कीजिए। बेटा भी आपकी बात से सहमत नहीं है? इसके बारे में नहीं बातचीत हुई है। सहमत है या नहीं सहमत है। कोई ये दर्द व्यक्त करता है तभी जब मन दुखता हो, दिल दुखता हो, उस तरह की राजनीति से। आज हमको जगह जगह यह सफाई देना पड़ेगा कि साहब हम इंडियन हैं। किसने मांगा ये सबूत? बहुत लोग मांग रहे हैं। आप जानते हैं, खुद जानते हैं। आप मांग सकते हैं। आपसे जुड़े हुए लोग जिनको डेली दिखाते हैं वो मांगते हैं। और आपने हमारे प्रश्न का उत्तर क्या दिया काउंटर में? उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, यही उत्तर है। आज हम कह सकते हैं कि आपातकाल से भी बुरा दिन है। किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए जो आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे पुरखों ने नहीं सिखाया। हमारे पुरखे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारे पुरखे को हम एक नज़र से देखते हैं, मगर जो अपने पुरखों को भी बांट कर राजनीति कर रहे हैं, उनको हम ये संदेश दे रहे हैं कि ये राजनीति छोड़ो। आरजेडी के बाकी नेताओं ने भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान का साथ दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा अगर मुसलमानों को लगता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है तो यह गलती सरकार की है। शिवानंद तिवारी ने कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुसलमानों के दिल की बात कही है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के डर से, मुसलमानों के मन से ये डर निकाले। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सलाह दिया है कि ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाएं। अब देश में जो शासन चलाने वाली पार्टी है वो इस बात पर चिंतन नहीं कर रही है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा आदमी जो है इस तरह की बात कैसे कह रहा है। याद होगा आमिर खान ने भी एक बार इस तरह की बात की थी और उसको भी यही जवाब मिला था कि पाकिस्तान चले जाएं। तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और आप बेशर्म की तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। इसी के लिए आपको जनता ने दिल्ली के गद्दी पर बैठाया है या बिहार के गद्दी पर आप कब्जा करना चाहते हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर एसटी हसन, बदरुद्दीन अजमल, शफीकुर रहमान बर्ग जैसे तमाम नेताओं ने रेट किया और सबने यही कहा कि इस तरह के बयान को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। दुनिया में भारत ही मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की बात सुनने लायक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा देश में हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सब बराबर हैं। देश छोड़ने की बात करना ही गलत है। अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ लड़ना होगा। फारूक ने कहा देश सबका है, सबको मिलकर रहना चाहिए। अपनी बात के सपोर्ट में उन्होंने एक गाना भी गुनगुनाया।
मैं तो ये कहूँगा देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है और जरूर है कि नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपने इस आग को खत्म करना है। अगर आप देश में रहकर इस आग को खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं? इस आग को खत्म करना है और हमने सबने मिलकर करना है। सभी ऐसे नहीं है, लोग खराब नहीं है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, बहुत बड़ी संख्या है अच्छे लोगों की। अगर इस देश को बचना है तो इसमें वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सब ने भाईचारे में रहना है। यही था जो राम की भावना थी, यही थी। गांधी जी भी जो कहते थे रामराज था, क्या था रामराज? रामराज यही था कि सब बराबर है, सबको आगे चलना है, सबको इकट्ठे बढ़ना है। कोई भी देश का आदमी पीछे रह जाए तो देश मजबूत नहीं हो सकता। फिल्म का भी देखिए हाल, शाहरुख खान ने फिल्म बना ली, उसमें उसने कपड़े कोई रंग के पहन लिए, उस पर शोर हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि सब्ज़ जो है वो मुसलमानों का है और जो दूसरा रंग है वो हिंदुओं का। ये क्या है? गाय हिंदू की है, बैल मुसलमानों का, ये क्या है? यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। सिवा जाना कहाँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये देश हमारा है, सबको मिलकर रहना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी को कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देश छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कहा उसके लिए उनको ये कहना कि वो पाकिस्तान चले जाए वो भी गलत है। अब एक अच्छी खबर आपको बता दूं, यह खबर मिर्जापुर की सानिया मिर्जा के बारे में है। सानिया देश की पहली महिला हैं जो एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाएंगी। सानिया ने एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मिर्जापुर के छोटे से गांव से आने वाली सानिया मिर्जा के पिता एक टीवी मैकेनिक हैं। सानिया ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में की। इसके बाद पढ़ाई के लिए शहर आई। पेरेंट्स ने पूरी जमा पूंजी बेटी की पढ़ाई में लगा दी और बेटी ने भी उनका नाम रोशन किया। दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर लिया। एनडीए के एग्जामिनेशन में महिला फाइटर पायलट के लिए सिर्फ 2 सीटें थी। सानिया मिर्जा ने उसमें से 1 सीट हासिल कर ली। मैं एनडीए 149 कोर्स के लिए सेलेक्ट की गई हूँ और एनडीए 149 में मैं एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्टेड हूँ। मेरी 27 को ज्वाइनिंग है पुणे में। जब मैं मेरे को स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करनी थी, ऐसा करके कुछ मेरा माइंडसेट था। जब मैं धीरे धीरे थोड़ी ग्रो अप हुई तो जब मैं बड़ी हुई 10th 11th में गई तो मैंने देखा कि हाँ, डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लड़के लड़कियाँ बराबर का अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन बराबर का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है नहीं एनडीए में तो बिल्कुल नहीं था। डिफेंस में काफ़ी कम था। कॉम्बैट रोल, फाइटर स्ट्रीम, ये सब लड़कियों को दिया नहीं जा रहा था। 2015 में पहली बार फाइटर स्ट्रीम जो है, फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जब बनी तब से जो है फाइटर स्ट्रीम लड़कियों को दिया जाने लगा। तो मुझे लगा ये बहुत एक अच्छा फील्ड है, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है जहाँ जाके मैं काफ़ी कुछ मतलब शोकेस कर सकती हूँ कि हाँ, गर्ल कम्युनिटी को एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि हाँ, फाइटर स्ट्रीम देना लड़कियों का एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। सानिया के पिता शाहिद मिर्जा मैकेनिक हैं। कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने बेटी को सपोर्ट करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। आज बेटी की सफलता पर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे जिले में उसने नाम किया और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है। हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं और बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। जैसे जैसे इनका ज्ञान का विकास होता गया तो जब इन्होंने धीरे धीरे जब देखा कि मतलब अवनी चतुर्वेदी को, तो उससे ये जो है मॉडिफाइड हुई और फिर इन्होंने उस पर चलना कहा कि मैं भी इस पर चल के दिखाऊंगी, तो फिर उनके साथ लगे।
सानिया मिर्जा जवाब है अब्दुल बारी सिद्दीकी के डर का। सानिया मिर्जा देश की बेटियों के लिए एक मिसाल है। न तो हालात हौसले तोड़ सकते हैं, न मजबूरियां मंजिलों पर तक पहुंचने में बाधा बन सकती हैं। अगर हौसले बुलंद हो, इरादे मजबूत हो, तो बेटियां बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।